एक समय था जब भारत भूषण का नाम बॉलीवुड के सुनहरे आसमान में सबसे चमकदार सितारों में गिना जाता था। एक संवेदनशील कवि, एक रोमांटिक हीरो जिसने बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसी कालजयी फिल्मों से लाखों दिलों को जीता। लेकिन ये कहानी सिर्फ शोहरत की नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी की है जहां सपनों का शहर मुंबई एक स्टार को पहले आसमान तक ले गया और फिर उसे गुमनामी की गहराइयों में धकेल दिया। यह है भारत भूषण की अनकही कहानी, प्यार, नुकसान और एक श्रापित बंगले की रहस्यमयी छाया जिसने उनके साथ साथ कई सितारों की किस्मत को निगल लिया। क्या आप तैयार हैं उस दौर में कदम रखने के लिए जहां हर गीत में दर्द था और हर चमक के पीछे अंधेरा छिपा था? आंखें बंद करिए और सुनिए ये रुला देने वाली कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 14 जून 1920 की तपती गर्मी में मेरठ में एक बच्चे का जन्म हुआ जो एक दिन भारत के सबसे त्रासद कवियों और संगीतकारों की आवाज बनने वाला था। राय बहादुर मोतीलाल के घर जन्मे भारत भूषण गुप्ता, जिनके पिता एक प्रतिष्ठित सरकारी वकील थे, की जिंदगी शुरू से ही नुकसान से भरी थी। जब भारत महज 2 साल के थे, उनकी मां का देहांत हो गया। इस विनाशकारी क्षति ने उन्हें और उनके बड़े भाई रमेश चंद्र को मेरठ छोड़कर अलीगढ़ में अपने दादाजी के पास रहने पर मजबूर कर दिया। उस प्राचीन ज्ञान की नगरी में युवा भारत को सांत्वना उन कानून की किताबों में नहीं मिली जो उनके पिता को प्रिय थीं, बल्कि उर्दू शायरी की मधुर पंक्तियों और क्लासिकल साहित्य की कालजयी बुद्धिमत्ता में मिली। घर में अपेक्षाओं की गूंज थी। उनके पिता चाहते थे कि वो पारिवारिक परंपरा का पालन करें, एक वकील बने, शायद एक जज। लेकिन भारत का दिल कहीं और था। वो घंटों महान उर्दू कवियों के कामों में खोए रहते, उस रोमांस, त्रासदी और संवेदनशीलता को सोखते जो बाद में उनके पर्दे पर व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाली थी। अलीगढ़ में धर्म समाज कॉलेज से स्नातक होने के बाद भारत भूषण ने वो निर्णय लिया जो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वो एक अभिनेता बनेंगे। अपने पिता की इच्छाओं के खिलाफ जाकर वो पहले कलकत्ता, अब कोलकाता गए, भारतीय फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाने की कोशिश में। लेकिन किस्मत ने अन्य योजनाएं बनाई थीं। अंततः वो बॉम्बे, अब मुंबई पहुंचे। सपनों के शहर ने उन्हें सब कुछ दिया और फिर सब कुछ छीन लिया। 1941 में 21 साल की उम्र में भारत भूषण ने केदार शर्मा की सुपरहिट फिल्म चित्रलेखा में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की। फिल्म सफल रही, लेकिन भारत छाया में ही रहे। अगले 11 वर्षों तक वह संघर्ष करते रहे। एक और केदार शर्मा फिल्म सुहाग रात 1948 के अलावा उनकी किसी भी फिल्म ने प्रभाव नहीं डाला। वह भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा थे, एक और इच्छुक अभिनेता अपने क्षण की प्रतीक्षा में। लेकिन 1952 ने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। विजय भट्ट, उस युग के सबसे सम्मानित फिल्मकारों में से एक, 16वीं सदी के महान संगीतकार बैजू बावरा के बारे में एक संगीत महाकाव्य की कास्टिंग कर रहे थे, जिसने सम्राट अकबर के दरबार में महान तानसेन को चुनौती देने का साहस किया था। भट्ट ने भारत भूषण में कुछ देखा, एक शांत तीव्रता, एक चेहरा जो अधूरे प्यार और कलात्मक जुनून की पीड़ा को व्यक्त कर सकता था। उन्होंने संघर्षरत अभिनेता को मुख्य भूमिका में कास्ट किया। बैजू बावरा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक घटना थी। नौशाद के संगीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज और भारत भूषण के मर्मस्पर्शी अभिनय ने जादू रच दिया। ओ दुनिया के रखवाले, मन तरपत हरि दर्शन को आज और तू गंगा की मौज जैसे गाने अमर हो गए। भारत भूषण के अभिनय ने एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा को पकड़ा जो संगीत से, नुकसान से, खुद को साबित करने की आवश्यकता से ग्रस्त था। रातों रात वो एक स्टार बन गए, सिर्फ कोई स्टार नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक जो दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। 1950 का दशक उनका स्वर्णिम दशक बन गया। अपने समय के साहसी नायकों के विपरीत भारत भूषण ने एक अनूठी जगह बनाई। संवेदनशील कवि, संगीतकार, प्रेम और कला के बीच फंसा पीड़ित कलाकार। उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि ने उन्हें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक व्यक्तित्वों को प्रामाणिकता और गहराई के साथ चित्रित करने में बढ़त दी। 1953 में उन्होंने विजय भट्ट की भक्तिपूर्ण जीवनी में 15वीं सदी के संत चैतन्य महाप्रभु का चित्रण किया। इस फिल्म ने भारत भूषण को 1955 का फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दिलाया, जिससे वह दिलीप कुमार के बाद इस प्रतिष्ठित सम्मान के दूसरे प्राप्तकर्ता बने। उनका प्रदर्शन इतना गहरा, आध्यात्मिक और मर्मस्पर्शी था कि इसने फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार के दर्जे तक पहुंचा दिया। फिर आई मिर्जा गालिब 1954,
जहां उन्होंने 19वीं सदी के महान उर्दू कवि को इतनी कुशलता से मूर्त रूप दिया कि कई लोगों ने माना कि वो इस भूमिका को निभाने के लिए ही पैदा हुए थे। गायिका सुपरस्टार सुरैया के साथ जोड़ी बनाकर फिल्म ने उनकी प्रतिष्ठा को उस अभिनेता के रूप में मजबूत किया जो पर्दे पर साहित्य और संगीत को जीवंत कर सकते थे। हिट फिल्में आती रहीं। बसंत बहार 1956, गेटवे ऑफ इंडिया 1957, फागुन 1958, सोहनी महिवाल 1958 और अलौकिक मधुबाला के साथ बरसात की रात 1960। लेकिन भारत भूषण की जिंदगी में उन्नति के साथ ही त्रासदियां एक एक करके आईं और महज कुछ ही सालों में वो शोहरत के शिखर से निर्धनता और दुख के गर्त में उतर गए। अपनी शोहरत के चरम पर भारत भूषण राजाओं की तरह रह रहे थे। उनके पास कई लग्जरी कारें और मुंबई में कई भव्य बंगले थे। वो दुर्लभ पुस्तकों के एक उत्साही पाठक और संग्रहकर्ता थे जो बुद्धिजीवियों की ईर्ष्या का विषय था। उनके पास सब कुछ था, संपत्ति, शोहरत, आराधना। दुनिया उनके कदमों में थी, लेकिन ग्लैमर और सफलता के पीछे त्रासदी इंतजार कर रही थी। भारत ने सरला, कुछ टेक्स्ट अकाउंट्स में शारदा भी कहा जाता है, से विवाह किया था, जो मेरठ के एक प्रमुख जमींदार राय बहादुर बुधा प्रकाश की बेटी थीं। उनकी 2 बेटियां थीं, अनुराधा और अपराजिता, लेकिन खुशी क्षणभंगुर थी। उनकी बड़ी बेटी अनुराधा पोलियो से ग्रस्त हो गईं, जिससे उन्हें गंभीर जटिलताएं हुईं। एक पिता के रूप में भारत तबाह हो गए। वो उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल, बेहतरीन उपचार प्रदान करना चाहते थे। लेकिन फिर एक और भी अधिक कुचलने वाला झटका आया। 1960 के दशक की शुरुआत में बरसात की रात की रिलीज के कुछ ही समय बाद सरला अपनी दूसरी बेटी अपराजिता की डिलीवरी के दौरान जटिलताओं से मर गईं। भारत भूषण अब 2 छोटी बेटियों के साथ एक विधुर एकल पिता थे, जिनमें से एक दुर्बल करने वाली बीमारी से लड़ रही थी। दर्द असहनीय था, लेकिन पर्दे पर उनके द्वारा चित्रित त्रासद संगीतकारों की तरह वो आगे बढ़ते रहे। 1967 में उन्होंने रत्ना से विवाह किया, एक अभिनेत्री जो बरसात की रात में उनकी सह कलाकार रही थीं और जिन्होंने कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई थीं। वो बाद में प्राइड एंड प्रेजुडिस के प्रसिद्ध टीवी रूपांतरण तृष्णा में 4 युवा लड़कियों की मां के रूप में दिखाई दीं। इंडस्ट्री बदल रही थी। एक नई नस्ल के सितारे उभर रहे थे। एथलेटिक धर्मेंद्र, चॉकलेट बॉय राजेश खन्ना, बहुमुखी शशि कपूर। दर्शक एक्शन, आधुनिक रोमांस और समकालीन कहानियां चाहते थे। संवेदनशील कवि संगीतकार बीते युग के अवशेष की तरह लग रहे थे। लेकिन असली तबाही उनके अपने विकल्पों से आई। अपने भाई रमेश चंद्र द्वारा प्रोत्साहित भारत भूषण निर्माता बन गए। उन्होंने अपनी संपत्ति दूज का चांद 1964 और अन्य सहित कई फिल्मों में डाल दी। वो मानते थे कि उनका सुनहरा स्पर्श जारी रहेगा, लेकिन वो गलत थे, विनाशकारी रूप से गलत। एक के बाद एक फिल्म फ्लॉप हो गई। रिपोर्टों के अनुसार भारत भूषण ने जुए की लत भी विकसित कर ली। भाग्य के खेलों में पर्याप्त राशि खो दी। जुए के नुकसान, बढ़ते कर्ज और उनकी आय को बनाए रखने के लिए कोई हिट फिल्म नहीं। बंगले जाने पड़े, कारें बेचनी पड़ी, यहां तक कि उनकी प्रिय लाइब्रेरी, दुर्लभ पुस्तकों का उनका संग्रह जो वर्षों के जुनून और सीखने का प्रतिनिधित्व करता था, उसे नीलाम करना पड़ा या मुंबई भर की लाइब्रेरियों को उपहार में देना पड़ा। उनकी सभी संपत्तियों में एक बंगला किंवदंती बन गया है। बांद्रा में समुद्र के सामने वाली हवेली, जिसे बाद में आशीर्वाद के नाम से जाना जाएगा। भारत भूषण ने 1950 के दशक में यह सुंदर संपत्ति खरीदी थी जब वो अपने करियर के शिखर पर थे। कार्टर रोड पर स्थित अरब सागर के प्रोमेनेड के सामने यह उनकी सफलता का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, उनकी किस्मत पलटने लगी। उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, नकदी के लिए बेताब और कर्ज में डूबते हुए। भारत भूषण ने बंगला साथी अभिनेता राजेंद्र कुमार को केवल ₹60,000 में बेच दिया, उस युग के लिए भी एक मामूली राशि। गिरावट 1970 और 1980 के दशक में जारी रही। जो व्यक्ति कभी लग्जरी कारों में यात्रा करता था, अब सार्वजनिक स्टॉपों पर बसों की प्रतीक्षा कर रहा था। कई बंगलों के मालिक अब एक छोटी सी चौल टेनमेंट में रह रहे थे। अपना गुजारा चलाने के लिए उन्होंने जो भी भूमिकाएं मिली स्वीकार कर लीं। चरित्र भूमिकाएं, सहायक भाग। कभी कभी 1980 और 1990 के दशक के अंत में हमशक्ल और प्यार का देवता जैसी फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट की स्थिति भी। उनकी बेटी अपराजिता भी एक अभिनेत्री बन गई थी। 50 से अधिक फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में दिखाई दी, जिसमें रामानंद सागर की प्रतिष्ठित रामायण में मंदोदरी की भूमिका भी शामिल थी। एक दिल दहला देने वाला किस्सा है जो उनके पतन की गहराई को दर्शाता है। 1980 के दशक के अंत में मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में भारत भूषण को सांता क्रूज में एक बस स्टॉप पर अकेले खड़े सार्वजनिक परिवहन की प्रतीक्षा करते हुए देखने के बारे में लिखा। बच्चन ने एक बार महान स्टार को पहचाना, लेकिन उनसे संपर्क नहीं किया। डर था कि ये बुजुर्ग अभिनेता को शर्मिंदा करेगा। उन्होंने बाद में प्रतिबिंबित किया कि शोहरत कितनी क्षणभंगुर हो सकती है,
कि सबसे महान सितारे भी गुमनामी में कैसे फीके पड़ सकते हैं। एक और टेक्स्ट अकाउंट में उल्लेख है कि भारत भूषण कभी कभी बसों में यात्रा करते समय अपने पुराने बांद्रा बंगले अब आशीर्वाद से गुजरते थे, उस संपत्ति को देखते हुए जो कभी उनकी थी, शायद उन गौरवशाली दिनों को याद करते हुए जब दुनिया उनकी थी। 27 जनवरी 1992 को भारत भूषण 71 साल की उम्र में चल बसे। वो निर्धनता में मरे, अपने अंतिम वर्षों के दौरान किराए के आवास में रहे। जिस व्यक्ति के पास कभी बंगले थे वह गुमनामी में मर गया। जिस इंडस्ट्री की उन्होंने इतनी समर्पण के साथ सेवा की थी उसने उनके गुजरने को मुश्किल से नोटिस किया। आज भारत भूषण की कहानी एक प्रेरणा और एक चेतावनी की कहानी दोनों के रूप में कार्य करती है, लेकिन उनका जीवन कठोर सबक भी सिखाता है। शोहरत क्षणभंगुर है, जिसने आपको शिखर पर पहुंचाया वही आपको भुला भी सकता है। वित्तीय विवेक मायने रखता है, प्रतिभा अकेले सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। बुरे निवेश, जुआ और वित्तीय योजना की कमी ने उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया। समय की क्रूरता, वही दर्शक जिन्होंने उनकी पूजा की उन्हें भूल गए जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि बॉलीवुड में जैसे जीवन में गौरव और अस्पष्टता के बीच, धन और गरीबी के बीच, आराधना और गुमनामी के बीच की रेखा खतरनाक रूप से पतली है। वो कलाकार था, शोहरत उसकी किस्मत में थी, लेकिन दुनियादारी की समझ नहीं थी, और इसलिए उसने सब कुछ खो दिया, अपनी दौलत, अपना घर, अपनी पहचान, सिवाय एक चीज के, अपनी कला, और वही आज भी जिंदा है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां।